नमस्ते दोस्तों, मैं मोरेशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास नेट पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 2 में हिंदी साहित्य की इकाई रखी गई है, जिसका पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का दर्शन एवं इतिहास का अर्थ देखा था। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसको देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में वैसे प्रमुख रूप से 5 पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। वैसे बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग पद्धतियों का उल्लेख किया है और आधार बनाकर लिखा गया है। आगे हम देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहासात्मक ग्रंथ कौन से हैं, उनका विवेचन विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन आज हम पद्धतियों पर बात करेंगे। तो प्रथम पद्धति है वर्णनात्मक पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, चौथी है वैधेयकवादी पद्धति और पांचवी है नारीवादी पद्धति। अब ये सभी प्रस्तुत पद्धतियाँ हैं। इन पद्धतियों का एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे। प्रथम जो आने वाली है वर्णनात्मक पद्धति। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, किसी चीज़ का वर्णन करना, इतिहास का वर्णन करना या वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया है और किस किस कवियों और लेखकों ने इसका प्रयोग किया है, ये आज हम इसमें जानेंगे। इतिहास लेखन की इस पद्धति को कवियों और लेखकों का परिचय देते समय खासकर नाम के जो वर्ण क्रमानुसार लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो कनप्पा, हम कबीर का नाम ले सकते हैं, केशव दास का नाम ले सकते हैं, कुंवर नारायण जी का नाम ले सकते हैं। इन्होंने भले ही कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के ये कवि हैं, परंतु इनका विवेचन एक साथ करना होगा क्योंकि इन चारों कवियों के नाम क वर्ण से शुरू होते हैं। आपने ध्यान रखा होगा, कनप्पा, कबीर, केशव दास और कुंवर नारायण। ये अलग अलग काल के हैं, लेकिन क नाम से शुरुआत इनके नाम से ही होती है। यानी गार्सदत्त असी और शिव सिंह सेगर जी ने अपने ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया है। उन्होंने कवियों और लेखकों के जो तत्कालीन कवियों के नाम क्रमानुसार दिए हैं। यह साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण और प्राचीन पद्धति कही जाती है। इस पद्धति पर आधारित ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा उसको साहित्यिक कोश ज़्यादा लोग कहने लगे। इतिहासात्मक ग्रंथ कहने के बजाय साहित्यिक कोश कहने लगे और कोश ग्रंथों के लिए ये प्रणाली अधिक उपयुक्त मानी गई है। ठीक है। अब दूसरी जो पद्धति है कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति में कवियों एवं लेखकों का वर्णन या विश्लेषण कालक्रमानुसार किया जाता है। इस पद्धति से कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथि के आधार बनाकर साहित्यिक इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति को आधार बनाकर जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद अपने इतिहासात्मक जो ग्रंथ है इसमें इस पद्धति का उपयोग किया है, इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा कवि वृत्त संग्रह ज़्यादा कहा जाने लगा, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल लेखकों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं है। हमने इतिहास दर्शन और इतिहास का अर्थ देखते समय देखा था कि कवियों और लेखकों का परिचय देना अर्थात इतिहास नहीं है, उस तत्कालीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी उसमें आता है। नलिन विलोचन शर्मा का ये तर्क है कि जब तक कवियों की सूची तैयार न हो तब तक साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अब एक बात विद्वानों ने ये भी कही है, जब तक कवियों का क्रम हमें निश्चित नहीं है, किस काल के कौन से कवि है ये पता नहीं है, तब तक इतिहास लिखने के लिए बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, तो वो भी ज़रूरी है। और रीतिकाल के जैसे हम कवि देखते हैं या कालक्रम में जैसे चिंतामणि या मतीराम, राजा जसवंत सिंह, भिखारी दास, याकूब खां या रसिक जैसे बहुत सारे, सुमति दुलह, देव, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र या रसलीन, दलपति राय, माखन, बिहारी, रसनिधि, घनानंद आदि जो रीतिकाल के कवि हैं, इनका हम उदाहरण दे सकते हैं कि कालक्रम के अनुसार इस पद्धति का उपयोग होता है और खासकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पद्धति का उपयोग किया हुआ है। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति।
वैज्ञानिक पद्धति में इतिहासकार प्रत्येक वस्तु में एक अनिवार्य और गतिशील जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को देखता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि हम जानते हैं, और जहाँ तक एक और समाज और साहित्य के संबंधों की हम व्याख्या करते हैं, और वही दूसरी ओर इतिहास से संबंधित जो साहित्य है, उस संबंधित साहित्य को जो हम व्यतीत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में इतिहासकार जैसे तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और क्रमबद्ध या व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण विवेचन भी करता है। इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, हम जानते हैं गणपति चंद्र गुप्त की इतिहासात्मक किताब का नाम जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में वैज्ञानिक ये शब्द पहले आया है, तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसमें किया गया है और साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए है। अब यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैज्ञानिक भी है और कोड लेखन भी है। तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो किताब लिखी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो नेट के पाठ्यक्रम के लिए या परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी साहित्य की इतिहासात्मक किताबें एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आपको अगर समय मिलता है तो वो पढ़िए ज़रूर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के 2 खंडों में विभक्त है, और प्रथम खंड में आदिकाल से आधुनिक काल पूर्व सन 1184 से 1857 का इतिहास लिखा है, और द्वितीय खंड में आधुनिक काल जो 1857 तक का उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है, अगली जो पद्धति है वैधेयकवादी पद्धति। वैधेयकवादी पद्धति को रोमांटिसिज्म यानी विरोधवादी रोमांटिक सीजन के विरोध में कहा जाता है, या रोमांटिक सीजन के विरोध में इसको लाया गया था। वैधेयवादी का अर्थ है संदेह के परे, शक के परे। हम किसी पर संदेह करते हैं, किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर, किसी रचना पर, तो अर्थात किसी भी विवाद के परे जो विज्ञान, यह इतिहास दृष्टि व्यक्तिवादी को केंद्र में रखकर आती है। वैधेयवादी इतिहास दृष्टि समाज और साहित्य के संबंध में जैसे अनिवार्य कारण संबंध के रूप में देखता है। इस पद्धति का उपयोग साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए और ज़्यादातर इन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। साहित्य इतिहास लेखन में यह पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त कही जाती है, और इस पद्धति का ही उपयोग ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध हुआ है। इस विधि में जन्मदाता जो इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वैधेयकवादी पद्धति के, उनको पाश्चिमात्य विचारवंत उनको तेन कहा जाता है, और जिन्होंने वैधेयवादी दृष्टि के लिए जातीय वातावरण क्षण विश्लेषण को महत्वपूर्ण माना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इसी पद्धति का उपयोग किया है। इसीलिए हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा प्रामाणिक और प्रमाणित सिद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास इस ग्रंथ में शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ का जनता की जो चित्तवृत्ति का साहित्य होता है और उसका संचित प्रतिबिंब भी होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के जो परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है, और वो ही इतिहास कहलाता है। अंतिम जो पद्धति है वह नारीवादी पद्धति। अब नारीवादी पद्धति को यूरोप में 1968 में के बाद जैसे आंदोलन के रूप में उभर कर, इस आंदोलन में स्त्रियों का जो स्वर सुनाई दिया था, उस स्वर के गूंजने से इस पद्धति को, इस दृष्टि को सामने लाया गया, और नारीवादी पद्धति ने इतिहास की प्रगतिवादी जो अवधारणा है पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, और नारीवाद पद्धति को मानने वाले इतिहासकारों में हिस्ट्री की जगह हिज हिस्ट्री की वकालत की। और हिंदी साहित्य में जैसे हम देखते हैं कि सुमन राजे का जो साहित्यिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो स्त्रियों का आधा बोल सकते हैं, पूर्णतः स्त्रियों का, मतलब पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो आदि आबादी है उसके लिए लिखा गया, और इस दृष्टि को लेकर लिखा गया है पहला हिंदी साहित्य का, और एक स्त्री ने लिखा हुआ। अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि अब तक का इतिहास सिर्फ पुरुषों का रहा है, अब हिंदी साहित्य में इतिहास में स्त्रियां भी आ रही है। नारीवादी जो आंदोलन पश्चिम की उपज हम मानते हैं, यही से स्त्रियों की आवाज़ उठनी शुरू होती है। पाश्चात्य जगत में तमाम नारीवादी स्त्रियों
उन्हें या उसके अलावा भी पुरुषों ने भी उनकी परिस्थिति को समझा और स्त्रियों के पक्ष में अपने जैसे विचार उन्होंने प्रकट किए। नारीवादी संघर्ष या आंदोलन पाश्चात्य जगत से प्रारंभ होकर पूरी दुनिया में जैसे फैल जाता है और एक दृष्टि बन जाता है। ठीक है, तो इन सभी पद्धतियों के अतिरिक्त इतिहास लेखन की कई सारी आधुनिक पद्धतियां हैं, जिसमें रूपवादी है, संरचनावादी है, उत्तर संरचनावादी है, आधुनिकतावादी प्रवृत्ति है। प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास इन दृष्टियों को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है। पूंजीवादी के असंगति को बढ़ते जाने के साथ साथ व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां भी इसमें उभर कर आती है और फिर भी धीरे धीरे साहित्य के इतिहास के संबंधित रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी, आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी की व्याख्या भी हमें देखने को मिलती है। साहित्य इतिहासकारों ने संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी इतिहास दृष्टि की साहित्य की जो व्याख्या के लिए आवश्यक तो माना है, किंतु यह भी कहा है कि इस दृष्टि या इस संसार की उपेक्षा यह पद्धति करती है जिससे रचना रचने वाला और रचना क्रम जो करता है उससे संबंधित जो बातें हैं वो आती है। तो इस हिंदी साहित्य की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद सिर्फ इतना समझ आना है कि प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ अनुरूप उसका विवेचन विश्लेषण होता है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पद्धतियों का निर्माण किया है और अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आधुनिक काल में बहुत सारी अलग अलग पद्धतियों का निर्माण हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन युगों के अनुरूप पद्धतियों का निर्माण होता है और साहित्य में उसका उपयुक्त माना जाता है, वही सिद्ध हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य की विभिन्न जो पद्धतियाँ हैं, लेखन की पद्धतियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। आप लोगों को ये पद्धतियों वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम हिंदी साहित्य को लेकर निरंतर बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।